गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब? आई होप अपना बैंकिंग चैप्टर आपने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया होगा अब तक रिवीजन में। और अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना फिर हम आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा अमलगमेशन, एक बड़ा चैप्टर जो कि एग्ज़ाम में आता है। कोई साउंड इशू हो तो बताइएगा प्लीज़ मुझे एक बारी। अगर साउंड वगैरह नहीं है इशू कोई तो प्लीज़ जल्दी से आ जाइए सब बच्चे। हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे आप सबके साथ। तो लीजिए, सो मैं आप सबके सामने अपना चैप्टर वाला पार्ट भी खोल देता हूँ सबके लिए। जल्दी से एक बार आ जाइए सब। गुड मॉर्निंग बेटा, आइए आइए सब बच्चे जल्दी से आ जाइए। सो बच्चों, आज हमने करना है बेसिकली आपके साथ कौन सा चैप्टर? आज हम करेंगे आप सबके साथ अमलगमेशन का चैप्टर। तो मैं स्क्रीन पे ले आऊँ कि आपके लिए कोई डाउट वगैरह हो तो बता दीजिएगा मुझे जल्दी से। अदरवाइज फिर हमारे पास आज चैप्टर चलना है, अमलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है हमारी बुक का। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा एएस अप्लाई करता है? AS14 अप्लाई करता है, यानी कि हमारा एक एएस तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ग्रुप 1 के अंदर AS3 और AS13 आपके चैप्टर के साथ ही कवर हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारा AS14 जो है वो हमारे इसी के साथ हमारा कवर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग आदर्श। सो ये जो हम आज सीखने वाले हैं AS14 के बारे में, ये एक अच्छा चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है। हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसके कह सकते हैं कि एग्जाम में ऐसा होता था पहले कि भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक अटेम्प्ट में आया, एक अटेम्प्ट में अमलगमेशन आया, तो ये आपस में इंटरचेंज होकर चलते रहते थे। लेकिन पिछले अटेम्प्ट के अंदर जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ आपका, जो जुलाई वाला एग्जाम हुआ, वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर दोनों क्वेश्चन दे दिए। ऑल्दो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन था तो 10 और 5 15 मार्क्स में आपका ये दोनों चैप्टर से पूछा गया। एग्जाम में जनरली ऐसा होता है कि 15 मार्क्स में या 10 मार्क्स में एक ही टॉपिक आता है, लेकिन अगर आईसीआई पूछ सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा काम दोनों को करना है, कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, तो हमारा काम वो है। ठीक है। गुड मॉर्निंग शुभिका। सो अब हम काम करेंगे आपके साथ, थोड़ा सा इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। AS14 अमलगमेशन की बात कर रहे हैं बेटा। अमलगमेशन वर्ड लिखा है, एब्जॉर्प्शन वर्ड लिखा है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा है। मैं आपको पहले अमलगमेशन के बारे में बताऊंगा, फिर एक्सटर्नल क्या नाम है एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे और फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा है। किसका है वो डायग्राम? अमलगमेशन का है वो डायग्राम। पूरा का पूरा आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। आपको दो नाम नजर आएंगे, दो कंपनीज नजर आएंगी, A लिमिटेड और B लिमिटेड। और इन दोनों को प्लस किया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। और इक्वल्स टू में क्या लिखा है? C लिमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि दो कंपनी को जोड़ दिया और नई कंपनी बना दिया C लिमिटेड। सॉरी, A प्लस बी इक्वल्स टू C। जब A प्लस बी इक्वल टू C बनाया गया तो बेटा A और B जो है ना, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएंगी, वो कंपनीज बंद हो जाएंगी और एक नई कंपनी आपके सामने आएगी, C लिमिटेड। C लिमिटेड पहले से नहीं थी, पहली बार एग्जिस्टेंस में आई है। और इसी के लिए A लिमिटेड ने अपने एसेट और लायबिलिटीज क्या कर दिए हैं? C को ट्रांसफर कर दिए हैं। सेम B ने भी अपने एसेट एंड लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर कर दिए हैं? C को ट्रांसफर कर दिए हैं। और जो C लिमिटेड है वो इसके बदले में परचेस कंसिडरेशन पे करती है। किसको? आप ध्यान से देखो, C लिमिटेड से परचेस कंसिडरेशन किसके पास जा रही है? कैपिटल वालों के पास। और कैपिटल किसके पास होता है कंपनीज के अंदर? इक्विटी वालों के पास और प्रेफरेंस वालों के पास। ये एसेट और लायबिलिटी लिया और इसके बदले में पेमेंट किसे करी? कैपिटल वालों को, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेम यहां पर एसेट और लायबिलिटीज लिया और पेमेंट किसे करी बेटा? कैपिटल वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये है अमलगमेशन। बट अमलगमेशन सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होता, अमलगमेशन एक चीज को और कवर करता है, किसे बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। अमलगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, मैं ये कह सकता हूं आपके लिए। सेकंड देखना पड़ा। अब एब्जॉर्प्शन आपके सामने ला रहा हूं एक बारी। ये देखो, ध्यान से देखो। एक कंपनी है कौन सी? A लिमिटेड।
एक और कंपनी कौन सी है, बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया, टेक ओवर कर लिया किसने, ए ने। तो अब बी की एसेट और लायबिलिटीज जितने भी हैं वो सारे के सारे किसमें चले गए, ए में चले गए। यहां पर बी बंद हो जाएगी, ए बंद नहीं होगी, ए आज भी है। तो ए ने बी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। समझ में आई बात आपको। और इसके बदले में ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को इक्विटी और प्रेफरेंस को क्या पे करेगा, परचेज कंसिडरेशन। ये देखिए क्या लिखा है, अमलगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। अमलगमेशन ने इसमें इंक्लूड किया है किसको, एब्जॉर्प्शन को। और ये मैं नहीं बोलता, AS 14 बोलता है इस बात को। तो आपके सामने ये वाले नोट्स भी आएंगे, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो बच्चों ये अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक है हमारा, जिसको अब हम थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, मीनिंग ऑफ अमलगमेशन में क्या क्या है। इन एन अमलगमेशन टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड इनटू वन बाय मर्जर और बाय वन टेकिंग ओवर द अदर। तो अमलगमेशन में क्या बोल रहा है, दो और कंपनी को जोड़ना, दो और ज्यादा कंपनीज को जोड़ना, या फिर एक का दूसरे को टेक ओवर करना भी अमलगमेशन है। द टर्म अमलगमेशन इन कंटेम्पलेट्स टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज। दो चीजें बोल दी उसने, वही जो आपके सामने पढ़ी मैंने। टू और मोर कंपनीज जॉइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, और एब्जॉर्प्शन एंड ब्लेंडिंग ऑफ वन बाय द अदर। दस अमलगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। और मैंने आपके सामने अमलगमेशन के बारे में बताया। अमलगमेशन मींस joining of two or more existing company into one company. The joint company lose their identity. जो old companies थी वो बंद हो जाएंगी and form themselves into a new company, और एक नई कंपनी पिक्चर में आ जाएगी। जिसके लिए हमने ये वाला डायग्राम देखा, A प्लस बी को हमने जोड़ा है और क्या बनाया है, C बनाया है। और C इसके बदले में क्या पे करेगा, परचेज कंसिडरेशन। किसको पे करेगा, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कौन से, इक्विटी वाले भी और प्रेफरेंस वाले भी, दोनों को पेमेंट की जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन। इन एब्जॉर्प्शन एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, दस देयर इज ओनली वन लिक्विडेशन दैट इज ऑफ द मर्ज्ड कंपनी। जो मैंने आपको दिखाया था वहां पर क्या था कि भाई ए कंपनी ने बी को टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ए कंपनी तो आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन बी कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। और बी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी कौन टेक ओवर कर चुका है, ए लिमिटेड। और उसके बदले में ए लिमिटेड ने पीसी पे की है, किसको, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बताइए कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। क्लियर है यहां तक की बात। दस देयर इज ओनली वन लिक्विडेशन दैट इज ऑफ द मर्ज्ड कंपनी। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के साथ चेक कर सकते हो आप, वही सेम पैटर्न जो वहां डायग्राम बना रखा था वही वाला है आपके सामने। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ए बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड में जाकर एक तरह से मर्ज हो गई है। और उसके बाद थर्ड कौन सा बेटा हमारे पास, वो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पर ओल्ड कंपनी अपने एसेट लायबिलिटी न्यू कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। ए लिमिटेड ओल्ड ही अपने आप को न्यू में कन्वर्ट कर रही है। मतलब कि यहां पर कोई किसी को टेक ओवर करने नहीं आ रहा है, ओल्ड ने ही अपने आप को न्यू में कन्वर्ट कर दिया, नाम बदल दिया, कंपनी का बेस बदल दिया। अब एग्जाम्पल देख रहे हो, यूटीआई से एक्सिस लिखा हुआ है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था पहले और अब एक्सिस बैंक बन चुका है। और यहां पर फिर से वही होगा, एक्सिस बैंक यूटीआई के शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन पे करेगा। तो यहां पर सिर्फ लोगों की नजरों में सही बनने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सटर्नली, पहले आपने क्या पढ़ा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनली ठीक करते हैं। यहां पर सब कुछ बदल दिया है, ए को क्या बना दिया है, बी,
और बी लिमिटेड ने क्या पे करी है बेटा, परचेस कंसिडरेशन, ये लीजिएगा। In this case, a newly formed company takes over the business of an existing company. Existing business company का टेक ओवर किया है बिजनेस, एंड देन फिर से आपको परचेज कंसिडरेशन पे करनी है, एंड एक्सटर्नल लिगेशन और कुछ नहीं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर रहा है। बताइए मुझे यहां तक, बताइए कोई दिक्कत परेशानी है या क्लियर है यहां तक की बात? सब बच्चे प्लीज जवाब दीजिए जल्दी से एक बारी। यहां तक की बात अगर समझ में आती है तो फिर आगे की बातें करेंगे। ऑल्दो इनका एक बार डिफरेंस दिखाना चाहूंगा, पहले एक बार पूरा डिफरेंस आप पढ़ लीजिए, और उसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए जल्दी से। हाँ जी, पढ़ लिया सबने पूरा बेटा? एग्जाम के अंदर ऐसा हो सकता है कि 5 मार्क्स में इसका थ्योरेटिकल डिफरेंस आ जाए, ऑल्दो जो एग्जाम के अंदर थ्योरी आती है वो है एक कंडीशंस फॉर मर्जर वाली, कुछ आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा, आपने शायद पहले पढ़ रखा हो कि कंडीशंस फॉर मर्जर होती हैं जो AS14 के अकॉर्डिंग होती हैं, तो उसके बेसिस पर वो एग्जाम में थ्योरी काफी बार आ चुकी है, और इस चीज को भी मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं कि अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में डिफरेंस शायद पूछा जा सकता है। तो अमलगमेशन में वही चीज बेटा जो वहां पे पहले पढ़ी है, वही चीज है, 2 और more companies are wound up and a new company is formed to take over their business. Absorption में in this case an existing company takes over the business of 1 or more existing companies, और external reconstruction में क्या है, in this case a newly formed company takes over the business of an existing company. अमलगमेशन में कम से कम 3 कंपनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन में कम से कम 2 कंपनी चाहिए, और यहां पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 ही चाहिए होती हैं, कम से कम नहीं, सिर्फ 2 ही चाहिए। उसके अलावा नंबर ऑफ रिजल्टेंट कंपनी बेटा, जो अमलगमेशन है उसमें एक नई कंपनी निकल कर आती है, एब्जॉर्प्शन में अगर मैं बोलूं तो कोई नई कंपनी निकल के नहीं आती, क्यों? क्योंकि जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो पहले से एग्जिस्ट करती है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी एक कंपनी निकल कर आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि भाई वो किस तरह से मार्केट को कैप्चर कर सकें, लार्ज स्केल पर मार्केट कंपटीशन कट कर सकें। जब भी 2 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट शेयर को एक्वायर करने की सोच रहे हैं। अमलगमेशन इज डन टू कट कंपटीशन एंड रीप द इकोनॉमीज इन लार्ज स्केल, सेम तीनों के लिए पॉइंट चलता है। अब्जॉर्प्शन इज डन टू कट कंपटीशन एंड रीप द इकोनॉमीज इन लार्ज स्केल। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज डन टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं ताकि कंपनी की हालत सुधर जाए, और कुछ नहीं। यही काम जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कर रहे थे तो हम कंपनी को बंद नहीं कर रहे थे, हम इंटरनल ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने एक्सटर्नल ठीक करने की कोशिश करी है। यहां पर कंपनी को बंद करना पड़ता है। नाउ एग्जाम्पल वही है बेटा, A प्लस बी इक्वल्स टू सी, A टेक ओवर B, और यहां पर B कन्वर्टेड या फिर B टेक ओवर बाय A। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 पॉइंट्स हैं, 5 मार्क्स में एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो इनको आपने अपने थियोरेटिकल पार्ट में रखना है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। सो ये हमारा रहा क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये मैंने लिखवाया भी है, डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। आपकी बुक में भी पेज नंबर 118 पर दिया हुआ है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक के अंदर गिवन है सब कुछ। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपसे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जो ये बार बार परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक आ रहा है कि न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को पे करेगी, वो उसके लिए। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, हम अपनी अकाउंटिंग पर्पज से जो भी रिजल्टेंट कंपनी है उसको हमेशा न्यू कंपनी मानेंगे। मैंने देखो लिखा भी हुआ है, इस वाले केस में सी लिमिटेड हमारे लिए क्या बनेगी, न्यू कंपनी। इसके अलावा यहां पर इस वाले केस में हमारे लिए कौन बनेगा, न्यू कंपनी ए लिमिटेड। ऑल्दो ये न्यू कंपनी एक्चुअली नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज से न्यू कंपनी बोला जाएगा इसको। और उसके अलावा यहां पर जो है हमारे पास फिर से कौन है बेटा, न्यू कंपनी बी लिमिटेड, जो कि न्यू कंपनी की तरह एग्जिस्टेंस में आई है। एंड देन हमारे पास पॉइंट आता है किस चीज का जी, हम क्या करने वाले हैं, हम अपने पास 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, जो कंपनीज बंद हो रही हैं उनकी बुक्स बनाई जाएंगी, और उसके अलावा बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, जो कंपनीज की बुक आप ओपन करेंगे, जिन्होंने आपको टेक ओवर किया है उनकी बुक्स बनाई जाएंगी। तो 3 चीजों के रिगार्डिंग आज हमारी पहली बात किसके रिगार्डिंग होने वाली है, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन है क्या, पहले तो उसका मीनिंग समझना है। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो ओल्ड कंपनी पे करती है किसको, सॉरी न्यू कंपनी पे करती है किसको, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को। पे कौन करता है, न्यू कंपनी पे करती है, जिसने एक्वायर किया है वो पे करते हैं। किसको पे करते हैं, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स किसके, ओल्ड कंपनी के। शेयर होल्डर में कौन आएगा, इक्विटी भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा, और किसी भी फॉर्म में आएगा। मतलब पेमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप कैश में करिए, आप शेयर्स में करिए, आप डिबेंचर्स में करिए, आप बिल्डिंग में करिए, एसेट में करिए, जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मीनिंग में तो सिंपल सा पॉइंट है, आप देख सकते हो मीनिंग क्या लिखा है, परचेज कंसिडरेशन मींस अमाउंट पेड बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में कौन, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ ऑफ ओल्ड कंपनी इन एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश और एनी अदर फॉर्म। इक्विटी शेयर में कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर में कर दीजिए, डिबेंचर्स में कर दीजिए, कैश में कर दीजिए, या एनी अदर फॉर्म, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको दिखाना है, बताना है कि भाई ये एक्चुअली में क्या हमारे लिए पीसी बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये लीजिएगा बेटा, डिबेंचर इशू किए न्यू कंपनी टू द ओल्ड कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यस, पीसी इज यस। क्यों, शेयर होल्डर को कुछ भी दो चलेगा, शेयर होल्डर को कुछ भी दो चलेगा, लेकिन उसके अलावा किसी को कुछ भी दोगे तो पीसी में नहीं आएगा। देने की मनाही नहीं है, लेकिन पीसी में नहीं आएगा। पीसी में सिर्फ क्या आएगा, जो इक्विटी वालों को मिल रहा है या जो प्रेफरेंस वालों को मिल रहा है। उसके अलावा किसी को कुछ भी दे रहे हो तो वो पीसी का पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। बात समझ में आती है मेरी, यहां तक के पॉइंट क्लियर है मेरा। तो डिबेंचर इशूड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, द आंसर इज यस। डिबेंचर इशूड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी डिबेंचर होल्डर। अब देखो मैंने डिबेंचर इशू किए हैं, लेकिन किसको, ओल्ड कंपनी के डिबेंचर होल्डर को। ये पीसी में आएगा जी, नहीं, पीसी में नहीं आएगा। आप दे सकते हो लेकिन पीसी में काउंट नहीं करेंगे। परचेज कंसेशन होती है मालिकों की। मालिक कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। समझ गए बात को आप। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट है ये लीजिए, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप सबने जवाब देना है मुझे। अब इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो रहा है बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी डिबेंचर होल्डर। ओल्ड कंपनी के डिबेंचर होल्डर को आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर देने की बात कर रहे हो। क्या ये पीसी में आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सब बच्चे। द आंसर इज नो, नहीं आएगा। डिबेंचर होल्डर को दे रहे हो सर, पीसी में कैसे आ सकता है। पीसी में सिर्फ क्या आता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाए। ये लीजिए, आंसर इज नो, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक और पॉइंट भी है मेरे पास, ये है पॉइंट, ये रहा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये शुभिका बिल्कुल करेक्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है, यस, पीसी में आएगा। किसी भी फॉर्म में देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को जो दोगे नहीं आएगा। तो यहां पर पीसी में आ गया, यस। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं। तो आगे चलेंगे, आगे की बात करेंगे आपके साथ। मीनिंग ऑफ पीसी के बाद आपके पास है मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो बेसिकली
4 के लिए यस, या वेरी गुड आदर्श, बिल्कुल सही था। सो मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बेटा 3 तरह के मेथड होते हैं जो हमारे पास हमें पीसी निकालने में हेल्प करते हैं। पहला है लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा है नेट पेमेंट मेथड, तीसरा है नेट एसेट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड के अंदर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमारे क्वेश्चन में ही वैल्यू गिवन होती है। और लमसम पेमेंट का मतलब क्या है जी, हमने एक बिजनेस खरीदना है और इसकी वैल्यूएशन करा लीजिए, हम इसके लिए 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, जो भी अमाउंट है, तो लमसम पेमेंट मेथड। इसके अंदर हमने कोई शेयर्स वेयर्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया कि भाई इस कंपनी के इतने पैसे बनते हैं, इस हिसाब से दे देंगे आपको। तो लमसम पेमेंट मेथड, ध्यान से देखना। लमसम पेमेंट मेथड क्या है जी, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट की है कैसे बेसिस पर, एस्टिमेशन बेसिस पर। एक बिजनेस खरीद रहे हो, उसके एसेट, उसकी लायबिलिटी, उसका कैपिटल वगैरह सब कुछ गिवन है, तो आपने उसका एस्टिमेशन करवाया, उसका वैल्यूएशन करवाया जी, भाई कितने के देंगे जी, 40 लाख का देंगे, 50 लाख का देंगे, 1 करोड़ का देंगे, तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी। तो आपको लमसम पेमेंट मेथड के अंदर कोई खास मेहनत नहीं करनी है। इन लमसम पेमेंट मेथड वी डू नॉट रिक्वायर टू कैलकुलेट पीसी, इट विल बी अवेलेबल इन क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन में अवेलेबल होती है, इसमें हमारी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगला जो है, अगला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि समझ लीजिए पूरा चैप्टर ही इस पे चलता है, नेट पेमेंट मेथड पे। और नेट पेमेंट मेथड के लिए आपके पास 4 कॉलम बने हुए हैं। पेमेंट टू, पेमेंट टू मतलब किसको पेमेंट कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, यस। पेमेंट इन, किस फॉर्म में पेमेंट करोगे उन्हें, इक्विटी शेयर्स में करोगे, प्रेफरेंस शेयर में करोगे, डिबेंचर्स में करोगे, कैश में करोगे, या किसी और फॉर्म में करोगे, पेमेंट इन। उसके बाद वर्किंग्स आ गई। वर्किंग किसकी होगी सर, वर्किंग होगी बेटा आपकी स्वैप रेशियो इनटू ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर इनटू न्यू कंपनी का इक्विटी प्राइस, इक्विटी शेयर का प्राइस और अमाउंट आ जाएगा। जब प्रेफरेंस वालों को दे दोगे तो प्रेफरेंस शेयर, ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे, न्यू कंपनी का प्रेफरेंस शेयर प्राइस आ जाएगा और उसके बेसिस पे अमाउंट निकल के आएगा। आई होप आपको ये स्वैप रेशियो का मीनिंग शायद पता हो, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। स्वैप का मतलब है पुरानी कंपनी में जो शेयर्स थे उसके बदले में आपको नई कंपनी में कितने शेयर दिए जाएंगे, वो आपकी स्वैप रेशियो बनती है। स्वैप का मतलब क्या, एक्सचेंज करना, बदला, एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज करते वक्त आपने क्या शेयर्स का डिसाइड किया, वो बनती है आपकी स्वैप रेशियो। और ये स्वैप रेशियो निकालने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये देखिए स्वैप रेशियो, एक इन्वेस्टर है जो ओल्ड कंपनी के अंदर 10,000 इक्विटी शेयर होल्ड करता है, और 10,000 शेयर, एक शेयर कितने का बेटा, 10 रुपए का, यानी कि वो ओल्ड कंपनी में 1 लाख रुपए की शेयर्स वर्थ होल्ड करता है, 1 लाख रुपए की शेयर्स की वर्थ। अगर अब आपको एक ऑफर मिले कि आपको भाई नई कंपनी में जाना है, तो कम से कम आप 1 लाख रुपए तो मांगोगे ना भाई, 1 लाख के मालिक हो ओल्ड कंपनी में, तो नई कंपनी में 1 लाख से कम के तो बनोगे नहीं, तो कम से कम 1 लाख के मानोगे। लेकिन न्यू कंपनी का जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो कितने रुपए है, वो 20 रुपए है। तो अब आपको 1 लाख के शेयर्स जो थे, 1 लाख रुपए का जो अमाउंट था आपका, वो 20 रुपए के हिसाब से वहां शेयर मिलेंगे। तो अगर 20 रुपए के हिसाब से शेयर मिलेंगे तो आपको मिलेंगे जी 5,000 शेयर। 1 लाख डिवाइड बाय 20 यानी कि 5,000 शेयर्स। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। तो न्यू कंपनी विल इशू 1 लाख डिवाइड बाय 20, दैट इज 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर, यस। 10,000 के बदले में नई कंपनी में आपको 5,000 शेयर मिले, क्यों, क्योंकि ओल्ड कंपनी का जो शेयर था वो 10 रुपए का था, सस्ता शेयर था, और नई कंपनी का जो शेयर था वो 20 रुपए का था, यानी कि 5,000 शेयर मिलेंगे आपको। और वो 5,000 शेयर्स, वो 5,000 शेयर 10,000 के बदले में आए हैं, स्वैप में आए हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास जो शेयर था वो सस्ता था, आपको 10 रुपए वाले 2 शेयर छोड़ने पड़े, तब जाकर 20 रुपए वाला 1 शेयर मिला। तो स्वैप रेशियो जो हम निकाल रहे हैं वो ऐसे ही निकलती है प्राइस के बेसिस पर कि भाई 2 के बदले में 1 शेयर मिला, 2 के बदले में 1 शेयर मिला। अब इसी को कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। स्वैप रेशियो क्या है, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर प्राइस। 10 रुपए ओल्ड कंपनी का था, 20 रुपए न्यू कंपनी का था, रेशियो बन गई है 1:2। स्वैप रेशियो 1:2। बताइए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। स्वैप रेशियो 1:2। किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए। वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी इक्विटी शेयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी इक्विटी शेयर, स्वैप रेशियो 1:2। किसी को प्लीज कोई यहां तक डाउट है तो बताइए। अगर यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए एक बारी, सब बच्चे डन लिखेंगे अगर कोई डाउट नहीं है तो, जल्दी बताएंगे।
हाँ जी, डन 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 डन, गुड 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 आदर्श, गुड। बाकी बच्चे बोलो बेटा, किसी को कोई और डाउट इस चीज से? स्वैप रेशियो वाला पॉइंट समझ में आ गया? सो जी, इसी चीज को हमने अपने फॉर्मूले में डालना है कि स्वैप रेशियो मिल गई आपको 1/2 की, तो इसके बेसिस पर कैसे वर्किंग की जाएगी ये देखिएगा। जो हमारा फॉर्मूला था, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, स्वैप रेशियो क्या निकली 1/2। ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर कितने थे? 10,000 थे ना, तो आपको नई कंपनी में कितने शेयर मिलेंगे? 5,000 मिलेंगे। और नई कंपनी का शेयर प्राइस कितना है? 20 रुपए, यानी कि आपको 1,00,000 रुपए की पीसी दी जाएगी। देख लीजिए, 1/2 इंटू 10,000 ओल्ड कंपनी का इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई कर दिया 5,000 नए शेयर आ गए जो नई कंपनी इशू करेगी ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को। देख तो लिखा भी हुआ है, न्यू शेयर इशूड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर, और इनटू मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? न्यू कंपनी के शेयर प्राइस के साथ, जिससे आपके पास अमाउंट आ गया 1,00,000 रुपए। ये आपका वही है जो आपको ओल्ड कंपनी में चाहिए था। तो पीसी कैलकुलेशन आपको यही कोशिश करती है कि आपको ओल्ड कंपनी में जितने के आप मालिक थे, आपको उतना ही कम से कम मिल जाए। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा फर्क होंगे तो हो सकता है कि आपको 1,00,000 से कम भी मिल जाए, बट उसमें हमें लड़ना नहीं है कि सर क्वेश्चन में अमाउंट कम आया, नहीं, जितना आया वो सही आया, आपको यही मान के चलना है। बताओ जी, सबको जो क्लियर है यहां तक का पॉइंट? और अगर ये वाले पॉइंट क्लियर हैं तो इसके बेसिस पर देखो ये वर्किंग दोबारा देख लीजिए। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया? इक्विटी शेयर, डिबेंचर देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे, कैश देंगे, जो भी देंगे वो सब आएगा। फिर स्वैप रेशियो इनटू ओल्ड कंपनी इक्विटी शेयर, और मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? न्यू कंपनी के इक्विटी शेयर प्राइस से। अगर स्वैप रेशियो गिवन नहीं है तो आपको फॉर्मूला ही बता दिया, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर प्राइस डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर प्राइस। जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो वैसे चलेंगे। अभी आएंगे उसके पॉइंट, सारे पॉइंट उसके भी आएंगे आपके पास। एक एग्जाम्पल है आपके लिए, प्लीज एक बार देख लीजिए ध्यान से, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। इवन आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1,00,000 शेयर्स हैं, मैं इससे अगला वाला आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा। ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर दिए 1,00,000, ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर दिए 40,000, स्वैप रेशियो दिए 3:5, उसके बाद स्वैप रेशियो फॉर प्रेफरेंस शेयर दिए 1:4, न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर प्राइस दिया 12 रुपए, एंड न्यू कंपनी का प्रेफरेंस शेयर प्राइस दिया हुआ है 15 रुपए। ओल्ड कंपनी का 1,00,000 इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर 40,000 है, स्वैप रेशियो 3:5 है, इक्विटी के लिए, प्रेफरेंस के लिए 1:4 है, न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर प्राइस 12 रुपए, न्यू कंपनी का प्रेफरेंस शेयर प्राइस 15 रुपए। कैलकुलेट क्या करना है? परचेज कंसिडरेशन। तो कैसे की जाएगी देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको निकालना क्या है जी? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन क्या करने वाले हो आप? पेमेंट टू करने वाले हो, पेमेंट इन करने वाले हो, वर्किंग है, और अमाउंट है। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग और अमाउंट। बेटा पहला पेमेंट किसको किया आपने? बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया? इक्विटी शेयर्स दिए। क्या है स्वैप रेशियो आपके लिए? स्वैप रेशियो ऐसा 3:5 की, यानी कि 5 के बदले में 3 शेयर, 3/5 इनटू आपके ओल्ड कंपनी में शेयर्स थे कितने? ओल्ड कंपनी में थे 1,00,000 शेयर्स, इनटू 1,00,000 इनटू न्यू कंपनी का शेयर प्राइस क्या था? 12 रुपए। 12 ले लीजिए, लीजिए चेक करिए। और अब ये देखिए ध्यान से, पहले ये चेक करना है, हमेशा पहले ये चेक करना है। ये आ रहे हैं आपके 60,000 शेयर्स इंटू 12, कितना बन गया? 7,20,000। ऐसे ही आपको निकालना है किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। क्या दिया है आपने? प्रेफरेंस शेयर, और क्या रेशियो है आपकी? 1:4, 1:4 और 40,000 शेयर, तो 1/4 इंटू 40,000 इंटू 15। अब यहां देखिए ये कितना बना? 10,000। तो 10,000 शेयर इंटू 15 के रेट से आपका बन गया है 1,50,000 रुपए। क्लियर है यहां तक की बात? 1,50,000 रुपए। तो अब ये आपके पास टोटल बन जाता है 8,70,000 रुपए। बताइए कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए।
8,70,000 रुपये हमारा परचेज कंसिडरेशन निकल के आया है। स्वैप रेशियो भी गिवन थी, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन थे, नई कंपनी का शेयर प्राइस भी गिवन था, 8,70,000 रुपये। कोई डाउट है तो बताओ। अगर यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन मैं लगा दूँ आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप बताइए मुझे क्या यहाँ तक का डन है। अगर डन है तो जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं आगे कर सकूँ। जल्दी बताना, कंफर्म करा। मैं इसके बाद आपके सामने नया क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, तो जल्दी से कंफर्म करेंगे मुझे आप सब। हाँ जी, डन है, डन है, डन है, गुड। तो ये लीजिए, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है अभी, और इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे इसका आंसर निकाल दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग इसकी पीसी कितनी आ रही है। तभी हम आगे चलेंगे। आपका पीसी एक आप निकालिए, चेक करते हैं कितनी सही निकलती है कितनी गलत। जल्दी से निकालेंगे सब बच्चे बेटा।
आदर्श ने आंसर निकाल दिया है। शुभिका आपका आंसर आया, बाकी बच्चे बताओ। आदर्श नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए इक्विटी वालों को बेटा? हाँ जी, कितना कितना आया बेटा? आंसर तो मुझे आपका ठीक लग रहा है। 514284 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 199,995। लेकिन जो मुझे एक कमी लग रही है वो ये है, हाँ, आदर्श ने बोला सर 42857 आया है मेरे पास समथिंग इन पॉइंट्स, बट आई डिडंट कंसीडर पॉइंट्स। वो गलती है बेटा, करना पड़ेगा कंसीडर। देखो ध्यान से देखना, आपने जो अभी पीसी निकाली वो, ये तो हमारा पहले वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 8,70,000। और ये आपके सामने, अब देखो ध्यान से, आपने कुछ ऐसा ही किया होगा। आपने 42857 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 51284। लेकिन जितना भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को आप शेयर नहीं दे सकते, तो आप उन फ्रैक्शन को क्या करते हो, कैश में पे करते हो। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं इस चैप्टर के अंदर वो आपको कैश में पे करने पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर फ्रैक्शन आया तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो एग्जैक्ट नंबर आएगा वो एग्जैक्ट शेयर मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो डेसिमल्स में आएगा उसको कैश दे दिया जाएगा। तो समझ लीजिए, इंटू 2, सॉरी इंटू 12, इंटू 2 रुपए आ गया। सेम आपको प्रेफरेंस वाले में भी करना है। तो 13,333 इंटू 15, 199,999,995 और 0.3333 इंटू 15, 5 रुपए कैश में। लेकिन है छोटी सी फिगर, लेकिन करनी फिर भी है। छोटी सी फिगर है लेकिन करनी जरूर है। आंसर सेम आ रहा होगा ऑलमोस्ट आपका, लेकिन फिर भी आपको कैश में निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 और 5 7 रुपए कैश में जा रहा है। जितने भी फ्रैक्शंस का अमाउंट होता है वो कैश में जाता है। मुझे बताओ कोई डाउट है या नहीं? क्लियर है तो डन करिए प्लीज। एक बार इसको नोट कर लीजिए अगर आपको वो करना है तो, क्योंकि ये बनना चीज आप भूल जाएंगे। और मैं एक नोट भी लिखवाऊंगा इसके लिए। whenever fraction of shares exists then those fractions should be paid in cash only। तो प्लीज एक बारी, वैसे ये शीट आपके पास आएगी, आप बताइए नोट करना है करना। अगर आपने ये जो क्वेश्चन किया है इसी में करना है कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ करने के लिए, चेंजेस करने के लिए से कर लीजिए। करते ही डन लिखो। हाँ जी डन, कंप्लीट हो गया। ये वाला जो नोट है, नेक्स्ट वाला नोट, ये भी आपको शीट में मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
यहां तक का हमारा हो जाता है। हाँ, ये पॉइंट हमने लिखा है अपने पास, इफ स्वैप रेशियो इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। स्वैप रेशियो कैसे निकाली जाएगी? वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर प्राइस डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर प्राइस। अब वो इक्विटी शेयर का प्राइस क्वेश्चन में गिवन है नहीं गिवन है, उसके रिगार्डिंग अलग बातें होंगी। मोस्टली क्वेश्चन में प्राइस गिवन होते हैं, लेकिन अगर प्राइस गिवन नहीं है तो हमें क्या करना होगा? वैल्यूज कैन बी मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर। हम जो वैल्यूज लेंगे ना, वो कौन सी लेंगे बेटा? या तो मार्केट वैल्यू लेंगे शेयर की, बट अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो एक और वैल्यू चलती है जिसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये भी थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू होती है, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस होता है। तो जो आपको वैल्यू लेनी है वो मार्केट वैल्यू ही लेनी है, मार्केट प्राइस देना है, आपकी पहली प्रेफरेंस भी यही है। और उसके बाद अगर वो नहीं मिल रही है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर लेना होगा, वो भी आपका थियोरेटिकल मार्केट प्राइस होता है। सेकंड पॉइंट में है इफ एमवी और आईवी बोथ आर मिसिंग, अगर मान लो इन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, देन आपको यूज करना होगा पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर, जितना आपने अमाउंट पर शेयर पे कर रखा है उसके बेसिस पर आपको ये वैल्यू निकालनी होगी। अब यहां पर आपके लिए जो एक नई चीज है वो है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। मुझे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पे लेके चलना है, लेकिन उससे पहले कोई क्वेश्चन करा दूं एक और आपको। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग, हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं सिखाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन 1 दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा आप क्वेश्चन भी कर पाएं, थोड़ा सा समझ पाएं बेसिकली। और ये लीजिए, ये आपके लिए हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन। लो बेटा, प्लीज बहुत ध्यान से देखना। अरे ये अमलगमेशन तो है, लेकिन हमने अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से निकालना है। अमलगमेशन अमलगमेशन अमलगमेशन, ये लीजिए। लो बेटा, प्लीज एक बार सामने देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। बेटा, श्याम लिमिटेड बैलेंस शीट दी है एज ऑन 31 मार्च 2002 इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 1.5 लाख रुपए का, 10 रुपए ईच, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते हैं? 15,000। 9% डिवेंचर हैं कितने के? 1 लाख के। करंट लायबिलिटीज हैं कितने की? 50,000 की। फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। राम लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर श्याम लिमिटेड, यानी कि राम जो है श्याम को टेक ओवर कर रहा है, यानी कि श्याम हो गई ओल्ड कंपनी, राम हो गई आपकी न्यू कंपनी। न्यू और ओल्ड मिल गया। न्यू कंपनी विल इश्यू नेसेसरी इक्विटी शेयर टू ओल्ड कंपनी शेयर होल्डर। नई कंपनी ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को नेसेसरी शेयर्स इशू करेंगे। 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 10 ईच वर इश्यूड एट ₹12 ईच फॉर डिबेंचर होल्ड। डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू हो रहे हैं, क्या ये पीसी में आता है? जी नहीं, ये पीसी में नहीं आता है। ये वाला पीसी में आएगा, नेसेसरी शेयर जो इशू कर रहे हो ये आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज वर आल्सो टेकन ओवर एंड कैलकुलेट परचेज कंसेशन अज्यूमिंग इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है, ओल्ड और न्यू का दोनों का गिवन है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी कैसे वो अलग पॉइंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है फिर तो हमारा काम आसान हो गया। भाई स्वैप रेशियो क्या निकलेगी? वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर प्राइस। ओल्ड कंपनी का शेयर प्राइस, न्यू कंपनी का शेयर प्राइस, ये लेना है। तो ओल्ड का कितना लिखा है जी? 20 रुपए। न्यू का कितना लिखा है? 15 रुपए। तो 20/15, ये बन गई 4/3 आपकी स्वैप रेशियो। 4/3 आपकी स्वैप रेशियो, ये देखिए 4/3। 4/3 इंटू 15,000 ओल्ड कंपनी का शेयर्स, कितने आएंगे शेयर्स आपके लिए? 20,000। और नई कंपनी का शेयर प्राइस कितना है? 15 रुपए। न्यू कंपनी शेयर प्राइस 15 रुपए, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपके पास आ गया जी 3 लाख रुपए। तो आपकी पीसी हो जाती है 3 लाख रुपए। बस ये इसकी वर्किंग करके दिखा देना कि भाई स्वैप रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो वैल्यू ऑफ श्याम का प्राइस ये है, राम का प्राइस ये है, 20 और 15, 4/3। क्लियर यहां तक की बात? कोई डाउट है तो बता देना। यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो आगे चलेंगे। हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं आगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेमेंट मेथड चल रही है, जिसके लिए चाहिए होती है स्वैप रेशियो। ओल्ड कंपनी के शेयर्स डिवाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? आपके पास जो शेयर्स होते हैं, प्राइस होता है नई कंपनी का। स्वैप रेशियो गिवन है, अच्छी बात है। गिवन नहीं है तो ऐसे निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर प्राइस डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर प्राइस।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने और करा रखा है, एक बारी क्वेश्चन नंबर 4 को और देखना चाहेंगे आपके साथ में। लीजिए, इवन मैं चाहूंगा कि आप शुरू करें, आप निकालें इवन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, प्लीज जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालिए, जल्दी से निकालिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इस क्वेश्चन में स्वैप रेशियो गिवन है या निकालनी पड़ेगी, प्लीज बताना मुझे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो आप 60,000 कैश दे रहे हो, लेकिन इक्विटी वालों के लिए पीसी कैसे निकालोगे, जल्दी से कंफर्म करना। शुभिका ने निकाल दिया है इक्विटी वाला, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी से बोलिए बेटा। जी हाँ बिल्कुल सही। चेक कर लें एक बारी, शुभिका ने तो अपना आंसर दिया था, देखते देखते एक बारी। इसमें बेटा जो ये 70 रुपए दिया है, ये कौन सा प्राइस है? एन इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड,
वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू एब्जॉर्ब एक्स लिमिटेड, यानी कि ओल्ड कंपनी का प्राइस 70 रुपए और नई कंपनी का प्राइस कितना दिया हुआ है 120 रुपए। तो आपके लिए स्वैप रेशो जो बन जाएगी वो क्या बनेगी 70/120, यानी कि 7/12, 7/12 और 7/12 के बेसिस पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। ये चीज हमेशा चेक करनी है कि फ्रैक्शंस तो नहीं आ रहे। जब जब आप ये वर्किंग कर रहे होंगे आपको हमेशा अपना ये फ्रैक्शन वाला पार्ट चेक करना होगा, कहीं वर्किंग में आपका फ्रैक्शन तो नहीं आया, फ्रैक्शन आया तो उसका अमाउंट कैश में पे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया 120 से 2,10,000 रुपए आ गया इक्विटी का पैसा, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया है 60,000 रुपए कैश, तो उसके लिए कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2,70,000 रुपए। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? यस बिल्कुल ठीक आदर्श, बिल्कुल करेक्ट है। सो ये वाला पॉइंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं आपके साथ। इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है वो समझना है बेसिकली। मैं आपको समझाता हूं बड़ी सिंपल से लैंग्वेज में। नॉर्मली हमें किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस चाहिए होता है, लेकिन उस कंपनी का मार्केट प्राइस मिलने के लिए आपको चाहिए कि वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। आप गूगल करिए, आपको किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस अभी मिल जाएगा कि कल रात को लास्ट जो स्टॉक मार्केट बंद हुआ कल शाम को, तो उस वक्त पे वो कितने पे ट्रेड हुआ था, और आज सुबह का प्राइस क्या होगा वो भी मिल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस निकालना बड़ा इजी है। लेकिन अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो इन दैट केस फिर तो दिक्कत आएगी। तो फिर हम उसका थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकाल के देंगे आपको। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल बना रखा है। एक बैलेंस शीट है, 100 रुपीज का एसेट है, 20 रुपए की लायबिलिटीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल 80 रुपए है, जिसमें 8 शेयर है ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 80 बन गया। अब हमने किसी को बोला जी शेयर मार्केट प्राइस लेके आओ। लिस्टेड कंपनी थी तो गूगल कर लेके निकाल लेते, लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी थी तो मार्केट प्राइस नॉट अवेलेबल, तो क्या करेंगे? फिर हम निकालेंगे इनके अलावा, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों के मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। एसेट्स का मार्केट प्राइस कितना, 100 की जगह जी 130 हो गया है। लायबिलिटी की 20 वैल्यू कितनी थी, कितने की हो गई जी 30 की रिवाइज रीअसेस्ड वैल्यू है। यानी कि एसेट और लायबिलिटी का निकाल लें। हाँ देखो इसका नहीं पता तो दूसरों का निकाल लीजिए भाई। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल ना। आपको इसका चाहिए था, ये नहीं मिल रहा, तो भाई इन दोनों के निकाल लो, बात तो वही रह जाएगी। हाँ बट ये थ्योरेटिकल होगी, ये एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं है, ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है। ये लीजिए, अब देखिए कितना आया। ये आ गया जी नेट एसेट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर 100। इसमें से आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देना है जी 0। सर इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की निकलती है। हाँ, कंपनी के मेन मालिक कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट फिक्स है, उनका क्या मार्केट प्राइस मूव करेगा, सिर्फ इक्विटी का करता है। तो नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 100, और इसको डिवाइड करना है। अच्छा अगर मान लो यहां पे कुछ अमाउंट होता तो वो लेस हो जाता, नहीं है तो 0 आ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हटाने के बाद आपके लिए इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचा, 100 रुपए। फिर आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो क्वेश्चन में गिवन है 8, उससे डिवाइड किया, और ये आ गया आपका 12.5 रुपए का शेयर। कौन सा है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वी विल नॉट कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। हम उनके लिए कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ लिखवाना चाहूंगा, फिर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बेसिस पे आगे काम करेंगे। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर होल्डर चेक कर लीजिए एक बार मेरे साथ में। सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, नेट एसेट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स लिखा है, इक्विटी नहीं लिखा, शेयर होल्डर्स लिखा है, क्योंकि पहले पीएसएच का अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट लेस किया जाएगा, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर उसके बाद क्या आया, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर बचा आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आपको डिवाइड करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बच जाएगा आपके पास में, जो हमने अभी करके दिखाया। 130 माइनस 30 कितना बचा, 100। 100 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा 0। फिर बचा आपके पास अवेलेबल नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यानी कि 8, और उसके बाद जो आए इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 12.5 रुपए। लेकिन पॉइंट ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल का पॉइंट आगे भी नहीं है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी आनी है, कैसे कैसे पिक करनी है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। Sundry assets will include all asset except fictitious asset.
सन्ड्री एसेट्स विल इंक्लूड ऑल एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। सन्ड्री एसेट्स में सारे एसेट लेना, फिक्टिशियस मत लेना, क्योंकि फिक्टिशियस आपके लॉसेस वगैरह होते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करना है। सन्ड्री एसेट्स विल इंक्लूड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑल्सो। अनरिकॉर्डेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट चाहे ट्रेड हो चाहे नॉन ट्रेड हो, शुड बी कंसिडर्ड इन सन्ड्री एसेट्स। नॉन ट्रेड हो चाहे ट्रेड हो, ट्रेड और नॉन ट्रेड में क्या फर्क होता है? एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मेरा काम है, मेरा बिजनेस है ये इंस्टीट्यूट रन करना, तो अगर मैं कोई और नया इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा तो मेरे लिए वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोली जाएगी, मैंने बिजनेस के टुवर्ड्स ही इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर मैंने किसी और जगह किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो जो मैं पैसा बिजनेस से लगा के इन चीजों में लगा रहा हूं वो मेरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, आपको सारी लेनी है। उसके अलावा फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑल सन्ड्री एसेट शुड बी टेकन एट फॉलोइंग वैल्यूज। सन्ड्री एसेट को कौन से प्राइस पे लेना है? मार्केट वैल्यू पे लेना है। मार्केट वैल्यू नहीं है सर, बेटा फिर वैल्यू एट विच न्यू कंपनी टेक्स ओवर। न्यू कंपनी फॉर एग्जांपल एक एसेट को 50,000 में ले जा रही है, तो 50,000 उसकी मार्केट वैल्यू बन गई। वो भी नहीं है सर, तो बुक वैल्यू लास्ट ऑप्शन है बेटा, बुक वैल्यू के बेसिस पे निकाल देंगे, लेकिन निकालेंगे जरूर। मार्केट वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू नहीं है तो वैल्यू एट विच न्यू कंपनी टेक्स ओवर, वो भी नहीं है तो बुक वैल्यू। और सेम चीज हमें करनी होगी किसके लिए? लायबिलिटीज के लिए। Sundry liabilities will include all liabilities payable to outsider and should be recorded at following values। जो भी आपने बाहर वालों को पैसा देना है वो सारा आएगा। और लायबिलिटी की वैल्यू कौन सी रखी जाएगी? अग्रीड वैल्यू। वहां मार्केट वैल्यू थी, यहां अग्री किया जाएगा कितना प्राइस पे? वैल्यू एट विच न्यू कंपनी टेक्स ओवर एट बुक वैल्यू। वैल्यू एट विच न्यू कंपनी टेक्स ओवर एट बुक वैल्यू। उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटीज विल ऑल्सो इंक्लूड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट इंक्लूड किया गया, ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी इंक्लूड किया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड अब बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी का पार्ट बनेगा ही नहीं। पहले हुआ करता था प्रपोज डिविडेंड तो बनता था, हाँ, लेकिन अगर बैलेंस शीट में मान लो डिक्लेयर्ड डिविडेंड लिखा मिल जाए, मिलने के चांसेस है नहीं, वैसे हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी लिखा मिल जाए, तो आपको उसे लायबिलिटी मानना है। प्रपोज डिविडेंड के नाम से कोई लायबिलिटी बुक्स में दिखेगी ही नहीं। प्रपोज डिविडेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटीज, only declared dividend will be considered as liability for calculation of intrinsic value। और अगर आपने कोई डिबेंचर्स का पेमेंट करना है और वो प्रीमियम पे होने वाला है, तो आप डिबेंचर्स की लायबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम बताएंगे। इफ एनी डिबेंचर इज रिडीम एट अ प्रीमियम देन इट विल बी रिड्यूस्ड इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। अगर आप अपना डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम के ऊपर, तो आप प्रीमियम के अंदर डिबेंचर के अमाउंट के अंदर प्रीमियम को ऐड करके इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम लेकर तब उसको माइनस करेंगे लायबिलिटीज के पोर्शन में से। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो बताइए मुझे। यहां तक कोई दिक्कत या कोई हो परेशानी तो बताइए, वरना फिर आगे चलेंगे, आगे की बातें करेंगे। मैं इवन आपको इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। ये वाला पार्ट तो हो गया है, यहाँ पे मुझे आपको एक क्वेश्चन दिखाना है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, अगर नहीं है तो सब बच्चे डन जरूर लिखो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 दिखा सकूं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है इंट्रिंसिक वैल्यू को लेकर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो वाला, बट मैं पहले क्वेश्चन आपको पढ़ाना चाहूंगा। यस, डन डन डन, गुड, थैंक यू जी। और ये लीजिए मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ला रहा हूं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से पढ़ लीजिए। इसमें काम हमें वही इंट्रिंसिक वैल्यू से करना है, लेकिन आपको पढ़ना है पहले पूरा का पूरा, और क्यों लगानी है इंट्रिंसिक वैल्यू वो देखना होगा हमें।
हाँ जी बच्चों, चल गया पता। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है ना कि आपको जो शेयर्स की कैलकुलेशन करनी है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे करनी है। देख लीजिए, बैलेंस शीट दी हुई है राम लिमिटेड की और श्याम लिमिटेड की। उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है जी, 1,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस है 10,000 और 20,000। डिबेंचर्स हैं 20,000 और 40,000। क्रेडिटर्स भी दिए हैं 10,000 के। शेयर प्रीमियम भी दिया है 15,000 का। राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड यहां दिए हैं फिक्स एसेट्स, बुक डेट्स, स्टॉक, कैश इन हैंड। एंड देन राम लिमिटेड टुक ओवर श्याम लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन that necessary shares would be issued to old shareholder in accordance with the intrinsic value of share. That necessary share would be issued to old shareholder in accordance with the intrinsic value of share. Necessary share पता नहीं कितने बताए नहीं अभी तक, ढूंढने पड़ेंगे। किसको? ओल्ड शेयर होल्डर को। लेकिन किसके बेसिस पर? इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू हो तो उसके बेसिस पे मिल जाएगा, नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। निकालने के लिए क्या करना है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। और एसेट माइनस लायबिलिटी अगर करना है तो एसेट लायबिलिटी कौन सी वैल्यू पे लेने हैं? मार्केट वैल्यू पे लेने हैं, अग्रीड वैल्यू पे लेने हैं। वो नहीं होंगे तो बुक वैल्यू पे जाएंगे। क्वेश्चन ने बता दिया कुछ। फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? 75,000 रुपए और 80,000 रुपए। डेटर्स आर गुड। स्टॉक इज शोन एट कॉस्ट प्राइस हुज ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू इज 25,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। स्टॉक जो है वो क्या है? एट कॉस्ट प्राइस शो हो रहा है एंड उसकी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 25,000 रुपए है। उसके अलावा आपके पास जो डेटर्स है, क्या नाम है आपकी, हरी 25,000 है एंड 12,000 किसका दिया? अच्छा 12 दूसरे का दिया हुआ, 12,000 रुपए दोनों का। डिबेंचर्स ऑफ श्याम लिमिटेड वर टू बी इशूड इक्विवेलेंट डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में उसको जो पेमेंट जा रही है वो 10% के प्रीमियम पे जा रही है। तो शाम के ये वाले जो डिबेंचर्स हैं 40,000 वाले, ये 10% के प्रीमियम पे जाएंगे। तो 40,000 के ऊपर 10% का प्रीमियम कितना बन जाएगा? 4,000, यानी कि पेमेंट जाएगी 44,000 की। ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को 40 नहीं 44 जाएगा। तो अब आपका सबसे पहला काम क्या है? पहले निकालना इंट्रिंसिक वैल्यू। लीजिएगा, ध्यान से देखना बेटा, ये लीजिए। बेटा फिक्स एसेट्स मार्केट वैल्यू पे, डेटर्स और ऑल गुड, स्टॉक 25,000 और 12,000। कैश की कोई मार्केट वैल्यू अलग से होती नहीं है, तो जो बुक वैल्यू होती है वही कैश होता है क्योंकि उतना ही मिल सकता है वो। क्रेडिटर्स की लेस हो रही है, डिबेंचर इसके 20 लेकिन इसके कितने लेस हो रहे हैं? 44,000। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपने। 40,000 के ऊपर 10% एक्स्ट्रा जाएगा 44,000 का। अब यहां पर बचे नेट एसेट अवेलेबल फॉर। बेटा क्वेश्चन के अंदर ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं, तो इसका मतलब जो भी पेमेंट बचेगी वो सारी किसके लिए बचेगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 1,10,000 और 93। एंड देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने जी? 10,000 और 5,000। और आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी 11 और 18.6। 11 रुपए और 18 रुपए 60 पैसे। 11 रुपए और 18 रुपए 60 पैसे, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। और इस इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर अब आप अपनी पीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड कंपनी का प्राइस है 11, सॉरी ओल्ड कंपनी का प्राइस है 18.6, न्यू कंपनी का प्राइस है 11 रुपए। यहां से आपकी पीसी के बेसिस पर शेयर निकाल दिए जाएंगे। तो 18.6 अपॉन 11, 5,000 ओल्ड कंपनी के शेयर दिए हुए हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास जो शेयर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे जी? 5,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 5,000। और इस 5,000 के साथ साथ आप देख लीजिए, आप यहाँ पे इंटू 11 कर दिया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है फ्रैक्शन 8454 एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स, और 0.5454 इंटू 11 आपका कैश का अमाउंट 93,000 की पीसी। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, मेरा अगला मेथड उसी के ऊपर बेस्ड है। मेरा अगला मेथड जो है ना उसका नाम है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड, और उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें भी यही करना है, एसेट माइनस लायबिलिटी, जो हमने इंट्रिंसिक के लिए किया वही करना है। तो अगर मैं आपको नेट एसेट मेथड दिखाऊं तो उसके अकॉर्डिंग मेरी पीसी निकली हुई थी।
93,000, यही तो आया मेरी पीसी 93,000। तो अगर 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 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीसी पीसी निकालने के लिए अगर आपको नेट पेमेंट मेथड लेना है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर आपको पीसी निकालने के लिए नेट पेमेंट मेथड लेना है और नेट पेमेंट मेथड के लिए आपके पास स्वैप रेशियो नहीं है, तो स्वैप रेशियो के लिए आप क्या लोगे, मार्केट वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू गिवन हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से निकालना पड़ रहा है शेयर स्वैप रेशियो को, तो बेटा फिर ना डायरेक्टली निकाल लेना इसी मेथड से, एसेट माइनस लायबिलिटी करके, क्योंकि आंसर सेम आने वाला है। यहां पर हम पहले क्या करते हैं, नेट इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, फिर शेयर्स की वर्किंग करते हैं। नेट एसेट में सॉरी नेट एसेट मेथड के अंदर आपको डायरेक्टली एसेट माइनस लायबिलिटी कर देना है, तो टेंशन क्या है। तो आपके पास नेट एसेट मेथड क्या है, सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। पीसी किसके लिए आई, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों के लिए आ गई। कह रहे हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू विल सेम एप्लीकेबल फॉर नेट एसेट मेथड, सेम एप्लीकेबल है, डिट्टो, कोई चेंज नहीं है। लेकिन नेट एसेट मेथड लगाना कब है, वो लगाना है when specified by क्वेश्चन स्पेसिफाई करे। when few asset and liabilities are taken over, that is not full business, पूरा टेक ओवर नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ एसेट लायबिलिटी जा रहे हैं। and when PC is calculated by intrinsic value under net payment method, जब आपकी पीसी कैलकुलेट हो कैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू अंडर नेट पेमेंट मेथड। अगर आपकी पीसी नेट पेमेंट मेथड में इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट होने वाली है, तो बेटर है कि नेट एसेट लगा लो, क्योंकि उससे आंसर सेम आएगा। बट हाँ, अगर क्वेश्चन ही बोले कि मुझे तो नेट पेमेंट मेथड में इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू ही चाहिए, तो फिर तो आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप मना नहीं कर सकते। क्वेश्चन साइलेंट है तब ये काम करने हैं आपको, कि नेट पेमेंट मेथड से इंट्रिंसिक वैल्यू पे पहुंच रहे हो, तो बेटर है कि नेट एसेट ही लगा लो ना यार, आंसर सेम ही आने वाला है। इस बात से कोई डाउट हो बताइए मुझे। अगर यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं, नेट एसेट मेथड का क्वेश्चन है, इवन आप लोग ही करेंगे। एसेट माइनस लायबिलिटी करना है, सब कुछ सेम है जो इंट्रिंसिक वैल्यू के पॉइंट पड़े थे। और क्वेश्चन नंबर 5 P2 नवंबर 2007, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। जल्दी से आप शुरू कर रहे हैं, पीसी निकाल के दे रहे हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज के बेसिस पर। कोई डाउट किसी को हो वहां तक का तो मुझे बता दीजिए।
यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 14,11,000 आंसर निकाल दिया है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ये लीजिए, चेक कर लीजिए, बच्चों ने आंसर निकाल दिया है। ये लीजिए बेटा, देख लीजिए ध्यान से एक बारी। और करना कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल तरीके से एसेट्स का 18 लाख के हमारे सन्ड्री एसेट्स थे, उसका 75% 12% ऊपर वैल्यू हो रहा है, उसका 25% 8% नीचे वैल्यू हो रहा है, टोटल आ गया 19,26,000। और इसके अलावा 10% डिबेंचर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। ये आपका पीसी बन गया है 14,11,000 का। अच्छा, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फिक्टिशियस भी कवर नहीं किया जाएगा, कोई नहीं कवर किया जाएगा, ना डिस्काउंट लिया जाएगा, ना प्रीलिम लिया जाएगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस लिया जाएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एसेट्स लिए जाएंगे। हाँ, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो लिया जाएगा, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो ली जाएगी, लेकिन कोई फिक्टिशियस नहीं लिया जाएगा। गुड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसके लिए आप लोग उसको भी कर रहे हैं सॉल्व जल्दी से एक बारी। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिर इसके बाद हमारा पीसी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, जल्दी से निकाल दीजिए, इसको भी एक बार सॉल्व कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पीसी कैलकुलेशन का, उसके बाद हम अपने पास ओल्ड कंपनी की बुक्स पे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। हाँ जी शुभिका, गुड आंसर आ गया है 1,80,000। कोई डाउट तो नहीं इस चीज से? इसमें भी आपका फिक्स एसेट जो है वो रिवैल्यू हो रहा है 1 लाख से ऊपर 20%, यानी कि 1,20,000। इन्वेस्टमेंट्स को बुक टेक ओवर कर रहे हो बुक वैल्यू पे, यानी कि 80,000। और जो नेट करंट एसेट दिए हैं वो कितने दिए हैं? 80,000, यानी कि 1,20,000 का 80 नहीं है, 1,20,000 माइनस 50 कितना बनता है? 70, उसको 80 पे वैल्यू किया है। मतलब बेटा नेट करंट एसेट लिखा है, नेट करंट एसेट का मतलब क्या हुआ? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो आपको सी ए माइनस सी एल, इसको बोल रहा है नेट करंट एसेट। उसकी डिटेल दे रहा है 80,000 रुपए, यानी कि आपको करंट लायबिलिटी को अलग से माइनस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको माइनस करना है तो किसको? 1 लाख के डिबेंचर्स को। तो यहां पर आपके पास पीसी आ जाएगी 1,80,000 रुपए। बताइए कोई डाउट तो नहीं किसी को? चेक करना चाहते हो चेक कर लीजिए अपना एक और आंसर। ये रहा नेट करंट एसेट
CA माइनस CL, करंट लायबिलिटी को माइनस नहीं करना है। PC आ गई कितनी, 1,80,000 रुपए। डन यहां तक की बात। तो हमारा PC कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म होता है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे अब आपके साथ। और नेक्स्ट पार्ट किसका है, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का है। बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, यस सर, आई वॉज अबाउट टू स्किप द वर्ड नेट। बेटा वही ध्यान रखना है शुभिका कि छोटे छोटे पॉइंट ना कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो नेट करंट एसेट जानबूझ के उसने लिखा ऐसा कि आपको गलती हो, और बच्चे गलती करते भी हैं। करंट एसेट भी लिख देते हैं, करंट लायबिलिटी भी लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। सो बेटा बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी की बात शुरू करेंगे अब यहां से। अब बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी है तो क्या मतलब है, उस कंपनी की बात हो रही है जो कंपनी बंद हो गई है। जब भी अमलगमेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा, इन एनी केस ओल्ड कंपनी को तो बंद ही होना है। हमने इससे पहले तभी 12th क्लास के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया है। ऑल्दो हमारा इस ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स के अंदर भी पार्टनरशिप का चैप्टर है, उसको भी हम करेंगे, वहां पर भी यही बातें दोबारा आएंगी, लेकिन पहले यहां की बात कर लें। तो जब हमने वहां पर किया था, जब हम 12th क्लास में थे, तो हमने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कौन कौन से अकाउंट बनाए थे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक। अब रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर भी बनेगा अगर आप ओल्ड कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं बेसिकली। रियलाइजेशन की जगह रियलाइजेशन ही बनेगा, बट पार्टनर्स कैपिटल की जगह दो ऑनर हैं आपके, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। कैश बैंक वहां भी बनता था, कैश बैंक यहां पर भी बनेगा, बट उसके अलावा एक एक्स्ट्रा भी बनेगा। कौन सा बनेगा, न्यू कंपनी का अकाउंट। तो जो पहले बनते थे वो तो बनाने ही बनाने हैं, साथ साथ एक एक्स्ट्रा भी बनाना है। ये लीजिए, सो बेटा एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ओल्ड कंपनी गेट्स क्या हो रही है बेटा, लिक्विडेटेड एंड फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कौन कौन से अकाउंट बनाए हैं बेटा, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक और कौन सा बन रहा है, कैश बैंक। लेकिन कैश बैंक के ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इफ नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। यस, इफ नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, अगर नई कंपनी कैश बैंक को नहीं लेकर जाएगी तो कैश बैंक बनाएंगे, अगर लेकर चली गई तो फिर कैश बैंक नहीं बनेगा, क्योंकि फिर तो कैश बैंक है ही नहीं ना आपके पास। पैसा चला गया तो कैश बैंक कैसे बनाओगे, नहीं लेके गई तो अकाउंट बनाना है। और उसके अलावा एक अकाउंट किसका बनाना है बेटा, आपको न्यू कंपनी का अकाउंट बनाना है। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस शीट को खाली करना है। बैलेंस शीट खाली करनी है मतलब जितना भी जो आप पहले 12th में करते थे, पार्टनरशिप के अंदर बैलेंस शीट हुआ करती थी, उसके एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल दिया, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में डाल दिया, कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में ले गए, रिजर्व्स को पार्टनर्स कैपिटल में ले गए, ऐसे ही कुछ करना है। तो स्टेप्स टू बी फॉलोड टू क्लोज अकाउंट्स ऑफ ओल्ड कंपनी। स्टेप 1, बैलेंस शीट खाली करनी है। ट्रांसफर ऑल द बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन फॉलोइंग ऑर्डर। ऑल द बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन फॉलोइंग ऑर्डर। कौन कौन से रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं देख लीजिए एक बारी। बेटा आपके जितने भी एसेट्स हैं, इवन गुडविल भी, बट क्या छोड़ देना, फिक्टिशियस छोड़ देना, क्योंकि वो लॉसेस होते हैं। एंड कैश बैंक को भी छोड़ देना, क्योंकि उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहां ट्रांसफर कर दूं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, और कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर कर दूं, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दूं। तो ट्रांसफर ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। और इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल सी एंट्री होनी है, एसेट्स को क्लोज कर रहे हो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाने की वजह से एसेट क्लोज हो गया, और एसेट क्लोज होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू या फिर बैलेंस शीट वैल्यू, जो क्वेश्चन में गिवन होती है बैलेंस शीट वैल्यू, उस पर ट्रांसफर करना है। बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या करते हो, देखो बड़ा सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। बैलेंस शीट में जो भी एसेट होगा, जो भी एसेट होगा वो आपका जा रहा है कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। लिखा हुआ है क्या, टू एसेट अकाउंट। और बैलेंस शीट वाले डेटर्स माइनस क्या करेंगे उसमें से, प्रोविजन। अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है तो जी फिर 1 लाख रुपए यहां आएगा और 5,000 का प्रोविजन यहां आएगा। मतलब कि आप 95 डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, आपको 1 लाख अलग दिखाना है, 5,000 अलग दिखाना है।
ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ प्रेजेंटेशन का पॉइंट होता है कि भाई अगर आप 95 दिखा रहे हो तो आपने पहले ही मान लिया कि 5,000 डूब चुके हैं, लेकिन 5,000 बैड डेट थोड़ी है, प्रोविजन है वो, तो उसकी रिकवरी हो सकती है। तो इसीलिए 1,00,000 अलग दिखाइए, 5,000 अलग दिखाइए। लेकिन अगर आपके पास क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, तो फिक्टिशियस एसेट जो हैं आपके वो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड, क्योंकि वो लॉसेज हैं और जितने भी लॉसेज होते हैं वो मालिक बियर करता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला गया। और अगर बैलेंस शीट में कैश और बैंक दिया है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट और कैश बैंक इज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, क्वेश्चन साइलेंट है या फिर कैश बैंक जो है नई कंपनी लेके चली गई है, तो कैश एंड बैंक विल ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आपको अकाउंट नहीं बनाना है कैश और बैंक का, क्योंकि नई कंपनी लेकर चली गई, तो आप कैश और बैंक को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट कर देना, वहीं पे डेबिट कर देना। लेकिन अगर नई कंपनी लेकर नहीं गई, इफ न्यू कंपनी डज नॉट टेकन ओवर कैश और बैंक, देन सेपरेट कैश और बैंक अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। और कैश और बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये पूरी बैलेंस शीट का एसेट साइड खाली हुआ है। सारे एसेट कहां जा रहे हैं, रियलाइजेशन में डेबिट साइड। डेटर प्रोविजन है तो अलग अलग दिखाना होगा। फिक्टिशियस है तो इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, और उसकी एंट्री क्या हुई थी, इक्विटी शेयर होल्डर टू फिक्टिशियस एसेट्स। और कैश बैंक की बात आई तो क्वेश्चन में साइलेंट है, या फिर नई कंपनी लेकर चली गई तो आप रियलाइजेशन में डेबिट कर दीजिए। नई कंपनी लेकर नहीं गई तो बेटा आप उसे दिखा दीजिए अपने पास एक सेपरेट कैश और बैंक अकाउंट बनाकर, जिसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। ये एसेट साइड खाली हुई है पूरी की पूरी। उसके बाद आपके पास आ गया क्या, ट्रांसफर ऑल आउटसाइडर लायबिलिटीज। सारी की सारी आउटसाइडर लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में एट बुक वैल्यू। जैसे एसेट ट्रांसफर किया ऐसे लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। कौन सी वैल्यू के साथ, बुक वैल्यू के साथ या बैलेंस शीट वैल्यूज के साथ। तो बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पहुंच गई, जितनी भी लायबिलिटीज है। एंड देन थर्ड पॉइंट, बैलेंस ऑफ पीएससी विल बी ट्रांसफर टू पीएसएच अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, पीएससी डेबिट टू पीएसएच। पीएससी खत्म हो गया, पीएसएच क्रेडिट हो गया। ये भी कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यूज पे। देख लीजिए पीएससी यहां पर दिया बैलेंस शीट में, कहां चला गया है, पीएसएच में क्रेडिट साइड। डी पॉइंट, बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखो लॉसेस तो ऑलरेडी जा चुके हैं, ये प्रॉफिट और रिजर्व की बात हो रही है, और जितने भी प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, इक्विटी कैपिटल है, सारा सारा इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता कुछ भी रिजर्व के अंदर से। तो इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट इससे क्रेडिट हो जाएगा और ये सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। एंट्री बनेगी ये, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और यहां पर अब आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में जो भी इक्विटी था, प्रेफ रिजर्व्स था, प्रॉफिट एंड लॉस था, वो सब का सब यहां आ गया है। कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो मेरा स्टेप 1 खत्म हो चुका है। मैंने अपनी बैलेंस शीट का स्टेप 1 जो था बैलेंस शीट खाली करने वाला, वो पूरा खाली कर दिया है। एक एक चीज कहां कहां पर जैसे कैसे कैसे जाएगी वो पूरा आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया, अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू समझा दिया। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए, अदरवाइज हम अपने अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। और अगला पॉइंट क्या है, हमने अब पैसा मांगना है नई कंपनी से। किस चीज का, जो हमारा बिजनेस टेक ओवर कर रही है उस चीज का। इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन को रेज करना। पैसा मांगना है न्यू कंपनी से, रेस परचेज कंसिडरेशन। आप क्या करेंगे, रेस करेंगे, मतलब मांगेंगे किस चीज का पैसा, परचेज कंसिडरेशन का पैसा। और जो पैसा आप मांगेंगे वो आप किससे लेना है, न्यू कंपनी से लेना है। तो न्यू कंपनी को आप एसेट डेबिट की तरह बनाएंगे, डेटर की तरह बनाएंगे। तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पीसी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा। जितने भी अपनी एग्जांपल में पीसी निकाली आपने वो अमाउंट यहां पर आएगा। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कुछ एसेट और लायबिलिटी शायद नई कंपनी लेकर ना गई हो। डिस्पोज ऑफ करिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। उन एसेट्स को, उन लायबिलिटीज को जो अभी तक नई कंपनी ने टेक ओवर नहीं किए हैं,
उन एसेट्स को और उन लायबिलिटीज को जो अभी तक न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं किए हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ मतलब बेच दो यार। जो एसेट नई कंपनी लेके नहीं जा रही उसको क्या करोगे, रख के बेचना है ना। बेच के क्या होगा, पैसा मिलेगा, एंट्रिया करोगे। ये देखिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सी वैल्यू के साथ, मार्केट वैल्यू के साथ। तो डिस्पोज ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर, कैश और बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पैसा आया, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डिस्पोजल ऑफ एसेट, अज्यूम एसेट हैज नील रियलाइजेबल वैल्यू, फिर ये माने नहीं बिकी, नो एंट्री रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इतने का बेच दिया तो बेच दीजिए, नहीं बोला है तो जीरो वैल्यू, कुछ नहीं करना है उसके अंदर। लेकिन लायबिलिटीज के बारे में क्या होगा, अगर लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं हुई है कोई, तो लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कौन सी वैल्यू के साथ, अग्रीड वैल्यू के साथ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देन अज्यूम लायबिलिटी शुड बी पेड एट बुक वैल्यू। एसेट के लिए जीरो बोला है, लेकिन लायबिलिटीज के लिए पे करना पड़ेगा, और पे किस पे करेंगे बेटा, बुक वैल्यू पे पे करेंगे, जो बैलेंस शीट में आ रहा था। बड़ी सिंपल सी बात है, जब कोई बिजनेस बंद होता है तो पैसे लेने वाले सबसे पहले आते हैं, देने वाले आते हैं नहीं पहुंचते, वो आपको जाना पड़ता है मांगने के लिए, फिर भी नहीं मिलता है पैसा, लेकिन लेने वाले पहले आगे खड़े हो जाते हैं गेट के बाहर कि भाई कंपनी बंद हो रही है, पैसे ले लो फटाफट। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो एसेट्स के लिए नील रियलाइजेबल वैल्यू है, और लायबिलिटी वालों के लिए आपने क्या करना है, पेड एट बुक वैल्यू। यहां तक की कोई डाउट है, दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बताओ जी बताओ, सब बच्चे बोलो, क्लियर है यहां तक की बात। इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं बेटा। स्टेप 4 क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब आपने कुछ खर्चा जो किया होगा इन सारे काम को कंप्लीट करने के लिए, वो खर्चा किसने पे किया। कंपनी कौन सी बंद हो रही है, ओल्ड। अगर ओल्ड कंपनी बंद हो रही है तो खर्चे भी ऑब्वियस सी बात है ओल्ड के ही हैं, ओल्ड को ही पे करने चाहिए, क्वेश्चन बोले या ना बोले। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ओल्ड कंपनी बोल दिया, और क्वेश्चन इज साइलेंट, नहीं बोला कि कौन पे करेगा, तब भी हमने यही मानना है कि भाई ओल्ड ने पे किया होगा, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बीइंग एक्सपेंस पेड बाय ओल्ड कंपनी, ओल्ड के खर्चे कंपनी के पे कर दिए गए हैं। लेकिन अगर यही खर्चा आपका न्यू कंपनी पे कर दे, न्यू कंपनी को बहुत जल्दी आपको एक्वायर करने की, वो कहती है जी आप छोड़ो मैं पे कर देती हूं लेकिन आप टेंशन ना लो, तो जी ओल्ड के खर्चे कौन पे कर रहा है, न्यू कंपनी पे कर रही है, तो फिर न्यू को क्या हमें पे करना है, नहीं हमें पे नहीं करना है। तो इसका मतलब अगर हमें पे नहीं करना है तो फिर हमारे पास कोई एंट्री भी नहीं आनी चाहिए। हाँ अगर वो पे कर दे और हमें उसको पेमेंट करनी है, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो एंट्री करनी पड़ेगी, हम फिर तो हमारा खर्चा बनेगा। लेकिन अगर पे नहीं करना है तो फिर तो नो एंट्री हो गई। अब अगला पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ओल्ड कंपनी और गेट रीइंबर्स्ड रिकवर फ्रॉम न्यू कंपनी। आप न्यू कंपनी से रिकवर कर सकते हो उस पैसे को, पे कर दिया ओल्ड कंपनी ने और उसकी रिकवरी कर ली किससे, न्यू कंपनी से। यहां दो एंट्री करनी पड़ेंगी, एक तो पैसा जो आपने पे किया उसकी एंट्री, और जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री। पे किया रियलाइजेशन टू कैश बैंक, रिसीव किया कैश बैंक टू रियलाइजेशन, दो एंट्री करनी पड़ेंगी इस केस में। ये देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय ओल्ड कंपनी, और कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड फ्रॉम न्यू कंपनी। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से। रियलाइजेशन टू कैश बैंक और कैश बैंक टू रियलाइजेशन, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो तो डन लिखो। स्टेप 4 तक मैंने बता दिया है। स्टेप 4 के बाद हमारा काम अब क्या है कि हम नई कंपनी से पैसा मांग तो चुके हैं, बट अब मिला क्या है वो देखना है। और मैंने आपको बताया पीसी किस फॉर्म में आती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, कैश, बैंक, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, लेकिन आती सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए है। और हमने पॉइंट नंबर 2 में जो नई कंपनी को डेबिट किया है वो इसीलिए डेबिट किया है क्योंकि हमें नई कंपनी से क्या करना है, पैसे लेने हैं। और जो पैसे लेने हैं तो वो अब आए हैं, तो आपके पास क्या क्या आया वो देख लेते हैं। पीसी रियलाइज्ड क्या क्या आया, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो जो आ रहा है।
डिबेंचर्स आ रहे हैं ऑफ न्यू कंपनी और फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैश फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं, डिबेंचर्स आ रहा है, कैश आ रहा है, ये सब आया है। कहां से आया है? नई कंपनी से आया है। तो इक्विटी शेयर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, डिबेंचर्स डेबिट, कैश डेबिट टू न्यू कंपनी बीइंग पीसी रियलाइज्ड। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है यहां तक की बात? और ये पैसा किसके लिए आया है? कुछ इक्विटी वालों के लिए आया है, कुछ प्रेफरेंस वालों के लिए आया है। तो जो इक्विटी वालों के लिए आया है वो इक्विटी में डेबिट हो जाएगा, जो प्रेफरेंस वालों के लिए आया है वो प्रेफरेंस में डेबिट हो जाएगा, और जो आया है वो क्रेडिट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड कैश फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो जो आया है, जो इक्विटी का है वो इक्विटी के अकाउंट में चला गया, जो प्रेफरेंस का है वो प्रेफरेंस के अकाउंट में चला गया। Being PC transferred to equity shareholder and preference shareholder. Being PC transferred to equity shareholder and preference shareholder. बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। जो जो पैसा आपके लिए आया है इक्विटी वालों के लिए और प्रेफरेंस वालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब, बट इसके लिए पीसी सही निकलनी जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन में पीसी गलत निकाल दी तो फिर ये एंट्री गलत हो जाएगी और आपका आंसर मैच नहीं करेगा। और एक और पॉइंट, सब कुछ करने के बाद आपको अपने सारे अकाउंट्स को क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस जो रखी गई है वो कैश और बैंक बैलेंस की रखी गई है। कैश का पैसा सबसे पहले पॉजिटिव होता है, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो पॉजिटिव पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जितना भी कैश का पैसा है। अगर बैंक है तो बैंक भी पॉजिटिव हो सकता है, उसको भी आप इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि ये वो पैसा है जो बच गया है, जो नई कंपनी टेक ओवर करके लेके नहीं गई थी, तो हमने क्या कर दिया, इसे जो बच गया है उसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पैसा किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो सिर्फ बैंक का नेगेटिव होगा, कैश का नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इट मींस वी हैव ट्रांसफर ओल्ड बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। तो अगर बच गया पैसा और आपके पास पे करने के लिए नहीं है तो आपने तो सिंपल सा कहा होगा, न्यू कंपनी प्लीज आप ही ले जाओ, हम नहीं कर सकते इसको बियर, लायबिलिटी कम कर लेते हैं। तो आपके लिए वो जो अगर बच जाता है बैलेंस तो उसको आप कहां ट्रांसफर कर देते हो? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली आप देख लेते हो पहले कि कितने पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। लेकिन हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर ऐसा बन के आ जाए, ऑल्दो है नहीं क्वेश्चन ऐसा कोई, लेकिन बन के आ जाए फिर भी, तो वो नेगेटिव बैलेंस आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसा एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको पता है कहां पर? पार्टनरशिप के अंदर, जब डिस्कशन कर रहे होंगे ना, वहां पर आएगा ऐसा पॉइंट एक, कि नई कंपनी ने पार्टनरशिप बिजनेस को खरीद लिया, पार्टनरशिप फर्म में एक लोन था, लायबिलिटी थी, ओवरड्राफ्ट था, वो टेक ओवर करा नई कंपनी ने। बट वहां पे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि जी ऐसा हो रहा है, ये हमारी अजम्पशन है कि भाई अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया तो फिर वहां ट्रांसफर कर देंगे। तो पहली प्रेफरेंस में किसे क्लोज करेंगे बेटा? कैश और बैंक को। सेकंड प्रेफरेंस में किसे क्लोज करेंगे आपके लिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में कोई भी अगर डिफरेंस आएगा तो वो रियलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि या तो आपने ज्यादा दिया होगा या कम दिया होगा। मान लीजिए 1 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, आपने 90,000 रुपए के शेयर उन्हें दे दिए, तो इसका मतलब या तो यहां डिफरेंस आ जाएगा, और अगर उल्टा होगा तो यहां डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस जाना कहां है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और थर्ड प्रेफरेंस में कौन है? क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का, उसमें या तो रियलाइजेशन प्रॉफिट निकलेगा या रियलाइजेशन लॉस निकलेगा। रियलाइजेशन प्रॉफिट निकलेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का, लॉस निकलेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का। एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो भी होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रांसफर करेंगे। और सब कुछ करने के बाद अगर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली कर जाए तो सबसे बेस्ट के आंसर आपका ठीक है, इट विल मैच इटसेल्फ, अपने आप मैच करेगा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कोई डिफरेंस नहीं निकलने वाला, वो मैच कर जाएगा। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? कोई डाउट हो किसी स्टेप के अंदर बता दीजिएगा। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ, लेकिन हम अभी आज क्वेश्चन तो नहीं कर सकते इसका रिगार्डिंग, क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास तक प्लीज इसे रिवाइज करके रखना,
ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको ये सारे स्टेप्स आते हो। ऑल्दो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आप भी रिवाइज करके आना पूरा प्रॉपर तरीके से। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताइए। अगर यहां तक का क्लियर है तो सब बच्चे डन लिखिए, और उसके बेसिस पर फिर हम अपने पास आज की क्लास को ओवर करेंगे और आपके साथ नेक्स्ट क्लास में आगे इसके क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। बता दीजिए एक बार, यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो? सर प्लीज टेल दी क्वेश्चन ऑफ पीसी। बेटा पीसी के क्वेश्चन ना देखो, मैंने जो ये शीट दी ना आपको, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं पीसी वाले क्वेश्चन, तो शुभिका इसके अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जो इसके अंदर हैं वो इसके अंदर आराम से कवर हो जाएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, अलग से कुछ नहीं करना है। क्योंकि हर जो आगे आगे क्वेश्चन आप बढ़ते जाएंगे, हर क्वेश्चन में आएगी पीसी। तो पहले 5 6 7 क्वेश्चन तक आप पीसी ट्राई कर सकते हैं, 1 to 7 तक के अंदर। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आगे उसके बाद, और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी पीसी के ऊपर बेस्ड है, तो ये पीसी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे इनको पूरा पूरा क्वेश्चन कराना है डिटेल वाला, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, आदर्श डन, कोई दिक्कत नहीं, किसी और को भी कोई डाउट नहीं। चलिए फिर तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपका काम रिवाइज करना ही है इस वक्त, टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं आपके पास, बाय बाय।